हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मून नाइट वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि स्टीवन अभी अभी सोकर उठा है। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी मार्क वाली पर्सनैलिटी ने रात भर किसी से लड़ाई की है और इसी वजह से स्टीवन की हालत बहुत ख़राब होती है। अब वो खुद को शीशे में देखता है और पूछता है कि मार्क, क्या तुम यहाँ पर हो? लेकिन मार्क उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और इसके बाद वो म्यूजियम पहुँचता है और वहाँ जाकर देखता है कि म्यूजियम की मरम्मत चल रही है और इसका रीज़न है कल रात में हुई तबाही जो उसी ने मचाई थी। अब इसके बाद वो पहुँचता है सीसीटीवी रूम में फुटेज देखने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड फ्रेंड के साथ। और वो उससे कहता है कि जो भी कुछ तुम अभी देखने वाले हो उससे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, इसीलिए एकदम शांत बैठना। लेकिन दोस्तों, जब वो फुटेज देखता है तो उसमें स्टीवन के अलावा और कोई नहीं था। यानी कि जिस जानवर ने उस पर हमला किया था वो उस फुटेज में दिखाई ही नहीं दे रहा था। यानी वो जानवर या शैतान सिर्फ स्टीवन को दिखता है और किसी को भी नहीं। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि स्टीवन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन म्यूजियम वाले उस पर कोई केस नहीं करते, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब स्टीवन बहुत उदास है, इसीलिए वो अब फिर से अपने उसी स्टैचू आर्टिस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन के पास वही की है जो उसे उस मोबाइल के साथ में उस सीक्रेट जगह पर मिली थी। अब वो इसी की के लॉकर की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो कंपनी मिल जाती है जहाँ पर इसका लॉकर है। और वो वहाँ के मैनेजर को बोलता है कि मेरे पास यहाँ की चाबी है और मैं सिर्फ अपने रूम को खोल कर देखना चाहता हूँ। वो उससे ये भी कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर एंट्री किस नाम से है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ सर, ज़रूर, आप कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और मैं आपको जानता हूँ। इसके बाद वो पहुँचते हैं रूम नंबर 43 तक। अब वो बंदा उसे वहाँ तक छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और जब स्टीवन इस रूम के अंदर जाता है तो वो जान जाता है कि ये मार्क स्पेक्टर का एक हिडन हाइड आउट था, जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। वहाँ पर एक बैग पड़ा था जिसमें बहुत सारे पैसे और मार्क स्पेक्टर का ओरिजिनल पासपोर्ट था और उसके साथ ही वो गोल्डन स्कैरब भी था। और वो स्कैरब एक कंपास की तरह काम कर रहा था जो एमिड की मूर्ति की डायरेक्शन बता रहा था। अब इसी दौरान मार्क स्पेक्टर एक मिरर में खड़े होकर उसे इंडिकेशन देने लगता है। वो स्टीवन से कहता है कि अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो, क्योंकि यहाँ से आगे और भी ज़्यादा खतरा आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी काम में अड़चन डालो, और इसीलिए चुपचाप से उस पलंग पर सो जाओ और गहरी नींद लो। लेकिन इस बार स्टीवन उसके नहीं सुनता, वो उसका सामना करता है। वो उसे कहता है कि मैं अपना शरीर तुम्हें नहीं सौंपूंगा, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरी एक तो डेट थी, तुमने उस पर भी मुझे नहीं जाने दिया, और तो और मेरे पास एक ही जॉब थी, वो भी अब मेरे पास नहीं रही, और अब मैं तुम्हें अपना शरीर वापस नहीं दूंगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी इन काली करतूतों की बात, तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अब स्टीवन उस बैग को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और एक बार फिर से उसे वही गॉड कोंचू दिखाई देता है। अब स्टीवन उससे बहुत डर जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोंचू को तो डराने की पुरानी आदत थी। अब स्टीवन वहाँ से भागता भागता उस होटल से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात लाइला से होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आई? तो लाइला उससे कहती है कि मैंने आज तक तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। मैं तुम्हारे फ़ोन को ट्रैक करके ही तो तुम्हारे तक पहुंचूंगी, और वैसे तुम थे कहाँ इतने दिनों तक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब इस टाइम पर स्टीवन काफ़ी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपने लहजे में ही बात कर रहा था, जिस पर लाइला उससे बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम मुझसे तो ठीक से बात करो, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब स्टीवन कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे मेरे अपार्टमेंट तक लेकर जा सकती हो? अब ये दोनों उस अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये अपार्टमेंट उसकी मॉम का होता है। स्टीवन अपनी काफ़ी सारी किताबों और उस गोल्ड फिश के साथ रहता था और उसकी इजिप्शियन किताबों में काफ़ी दिलचस्पी थी। अब वहीं पर रखी हुई एक खुली किताब को देखकर लाइला उसमें लिखी हुई हेरोग्लिफिक लिपि के बारे में बात करने लगती है। हेरोग्लिफिक का मतलब है इजिप्शियन शब्दों की वर्णमाला, जिसमें ये दोनों ही माहिर थे। लाइला इस बात को जानती थी कि स्पेक्टर को इजिप्शियन वर्णमाला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टीवन ग्रैंट है उसको थी। अब बातों ही बातों में लाइला उससे एक फ्रेंच कविता का जिक्र करती है जो मार्क और लाइला की फेवरेट होती है, और यहाँ पर उसे स्टीवन की बातों से पता चल जाता है कि वहाँ पर स्टीवन है, ना कि मार्क। और इसके बाद स्टीवन भी लाइला को सारी बातें समझाने लग जाता है कि वो स्टीवन है, ना कि मार्क, और इतने टाइम से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके साथ मार्क कर रहा है।
अब वो लायला को मार्क की असलियत बताने ही वाला होता है। इसके लिए वो उसका बैग खोलने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे वाले शीशे में मार्क की शख्सियत आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम लायला को खतरे में मत डालना, और अगर तुमने लायला को मेरे बारे में मेरी सारी सच्चाई बताई तो मेरे पीछे जो गुंडे पड़े हैं वो उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। और ये बात सुनकर स्टीवन अपना डिसीजन बदल लेता है, लेकिन क्योंकि अब इस बैग की बात उठ चुकी थी, इसीलिए लायला इस बैग के अंदर हाथ डालती है और उसे वो गोल्डन स्कैरब मिल जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर 2 डिटेक्टिव्स की एंट्री होती है। स्टीवन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इसीलिए आपको जो भी पूछना है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और म्यूजियम में मुझसे जो भी कुछ टूटा फूटा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे डायरेक्टर से बात हो चुकी है। लेकिन डिटेक्टिव्स को तो उसके घर की तलाशी लेनी थी कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या उसने देखा कि उसे देखकर वो भाग गया। अब इन्हीं सब से लायला खुद को बचाने के लिए विंडो से बाहर चली जाती है, और इन डिटेक्टिव्स को वो बैग मिल जाता है जिसमें उन्हें मार्क की आईडी मिल जाती है। और अब नकली आइडेंटिटी और इतने सारे पैसे मिलने के बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। अब वहीं रास्ते में ये दोनों डिटेक्टिव्स आपस में बातें करते हैं कि मार्क कितना खतरनाक है, उसने इजिप्ट में कितने लोगों की जानें ली और ढेर सारी कीमती चीज़ों की चोरी करके भी वो वहाँ से भाग गया। और स्टीवन इन सभी के बारे में सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। अब थोड़ी ही दूर जाकर ये गाड़ी रुक जाती है, और यहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि ये दोनों डिटेक्टिव दरअसल ऑर्थर के आदमी है। इसके बाद वहाँ पर ऑर्थर भी आ जाता है और वो स्टीवन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब स्टीवन वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वहाँ पे ऑर्थर हैरो के काफ़ी सारे लोग भी खड़े थे जो अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे, जैसे मैंड्रिन, फ्रेंच और स्पेनिश। अब ऑर्थर स्टीवन से कहता है कि जिस सिचुएशन में तुम अभी हो उस सिचुएशन में मैं भी कभी फंसा हुआ था। मेरे भी दिमाग में हर वक्त एक दूसरे शख्सियत की बातें घूमती रहती थी। मैं भी किसी के खौफ में दबी हुई ज़िंदगी जीता था और हर रोज़ उठने पर एक अलग ही थकान को महसूस करता था। अब स्टीवन उससे इन सब का रीज़न पूछता है तो हैरो ऑर्थर उसे बताता है कि तुम इस वक्त गॉड खोंशू के खादिम हो। कुछ वक्त पहले मैं भी हुआ करता था, और इसी दौरान गॉड खोंशू स्टीवन को इस बात का इंडिकेशन दे रहा था कि वो ऑर्थर की बातों में ना आए। उसे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि तुम इंसाफ के देवता हो। अब हैरो ऑर्थर उससे पूछता है कि इस समय तुम्हें खोंशू क्या कह रहा है कि तुम इंसाफ के देवता हो। तो स्टीवन पूछता है कि क्या तुम भी उसे सुन सकते हो। तो हैरो बताता है कि कुछ टाइम पहले तक सुन पाता था, मगर अब नहीं, क्योंकि अब मैं आमिर का आदिम हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अब तक ये जान चुके हैं कि खोंशू और आमिर दोनों ही देवता हैं। खोंशू का काम है जुल्म करने वालों को सज़ा देना, और आमिर का काम है जुल्म करने वाले को जुल्म करने से पहले ही रोक देना या मार देना। हैरो कहता है कि अब एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया से जुल्म खत्म हो जाएगा और ये पूरी धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो स्टीवन कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप उन्हें जान से मरवा देंगे। तो हैरो कहता है कि यही ज़रूरी है, अगर हाथ में कैंसर लग जाए तो पूरे हाथ को काट दिया जाता है ताकि पूरे शरीर के अंदर कैंसर ना फैले। इस पर स्टीवन कहता है कि ये तो एकदम गलत है। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो 25-26 का होगा तब वो कोई जुल्म करेगा, लेकिन उसे आप अभी मार रहे हैं, उसका पूरा जीवन छीन रहे हैं। लेकिन हैरो को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो स्कैरब है। वो बहुत खास और कीमती है, उसकी मदद से ही हम एमिड की दबी हुई मूर्ति तक पहुंच सकते हैं, और वो स्कैरब एक कंपास की तरह काम करता है जो हमें रास्ता बताएगा एमिड की मूर्ति तक जाने का। पुरानी देवी देवताओं ने एमिड को एक मूर्ति बनाकर दफना दिया था, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊँगा ताकि इस पूरी दुनिया में अमन और शांति आ सके, और इसीलिए तुम वो स्कैरब मुझे दे दो। तभी स्टीवन बोलता है कि वो स्कैरब तो मेरे पास अब है ही नहीं, और स्टीवन की इसी बात पर हैरो के सारे आदमी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और तभी वहाँ पर लायला भी आ जाती है और वो कहती है कि वो स्कैरब मेरे पास है, अगर दम है तो मुझसे ले लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के बीच में भागम भाग शुरू हो जाती है, और अब हैरो को ना चाहते हुए भी एमिड की एक शक्ति का यूज़ करना पड़ता है। वो कोई जादू टोना करता है और इजिप्शियन जैकल को वहाँ बुला लेता है, जिसको उसने लास्ट टाइम भी बुलाया था। अब लायला और स्टीवन दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए ऊपर बने तहखाने में छुप जाते हैं। अब स्टीवन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर सुने किसकी, क्योंकि एक तरफ बार बार मार्क उसे अपना शरीर सौंपने के लिए बोल रहा था और दूसरी तरफ लायला भी बोल रही थी कि अपना सूट पहनो, अपना सूट पहनो। लेकिन स्टीवन इस बात को भी जानता था कि अगर उसने अपना शरीर मार्क को सौंपा तो वो फिर से खून खराबे पर उतर आएगा,
और इसीलिए वो अपना शरीर मार्क को नहीं सौंपता और इसी बीच में वहाँ पर वो इजिप्शियन जैकॉल पहुँच जाता है। अब स्टीवन के पास में और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने सूट को समन करने की सोचता है और तभी ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसके पास अपना सूट आ जाता है। लेकिन इस वक्त वो खोजू के देवालय का पवित्र कवच नहीं था, बल्कि एक दूसरे ही सूट में था जिसका नाम था नाइट सूट। वो स्टीवन के लिए तो सिर्फ एक 3 पीस सूट था जो दिखने में काफ़ी कूल लग रहा था। अब दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ दो शख्सियत के बीच में दो सूट डिफाइन हो चुके हैं। एक तो मार्क जो काफ़ी खूंखार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार पर्सनैलिटी वाला था, इसका सूट थोड़ा सा मम्मी टाइप और विद कैप था, और दूसरी तरफ स्टीवन जो एक लो प्रोफाइल, कम दिमाग और एक भोंदू सा इंसान था जिसको हर वक्त खतरे से डर लगता था। अब उसके पास भी अपना सूट आ चुका था और साथ ही लड़ने के लिए 2 डांडिया इंस्ट्रूमेंट्स भी, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ मार्क उसे बार बार कहता है कि तुम इस इजिप्शियन जैकॉल को नहीं संभाल पाओगे और इसीलिए तुम मुझे अपने शरीर में आने दो और हमारी मदद करने दो। लेकिन अपनी पूरी हिम्मत को जुटाकर स्टीवन उसको एक जोरदार घूंसा मारता है और इसी बीच यहाँ पर लाइला भी पहुँच जाती है उसकी मदद करने के लिए, मगर फिर भी वो जैकॉल उन दोनों पर भारी पड़ता है और वो स्टीवन को तो उठा कर फेंक रहा होता है और तभी स्टीवन एक बस से जाकर टकरा जाता है। अब वक्त आ चुका है मार्क की शख्सियत को लाने के लिए ताकि वो उस जैकॉल को ख़त्म कर सके, जिसके बाद मार्क आ जाता है और वो अपने आप को मून नाइट में बदल लेता है और जैकॉल को अपने पीछे पीछे भगाता है और काफ़ी दूर जाने पर एक ऊंची मीनार के नुकीले हिस्से से वो जैकॉल को मार देता है। लेकिन जब वापस से वो अपने नॉर्मल सूट में आता है तो स्टीवन उससे बात करने लगता है और कहता है कि अच्छा, कांच के पीछे रहने से ऐसा लगता है क्या? जिस पर मार्क उसे कहता है कि तुम सुन और समझ सब कुछ सकते हो लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, और शरीर का इस्तेमाल सिर्फ वो कर सकता है जिसके कब्जे में वो हो, और ये सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले की मदद पे। यानी कि जब मैं चाहूँगा तुम मेरे शरीर पर कंट्रोल कर सकते हो और जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हारे पर। हम दोनों ही एक इंसान हैं और हम दोनों ही खोजू के खादिम हैं और खोजू ने हमें चूज़ किया है इंसाफ की रक्षा के लिए। अब स्टीवन उससे कहता है कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा शरीर वापस दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब मार्क उससे कहता है कि मैं चला जाऊँगा लेकिन मुझे अपना एक वादा पूरा करना है जो मैंने खोजू से किया है, और जैसे ही मेरा वादा पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब मार्क जब अपनी जेब में चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जब वो ऊपर से कूद रहा था तो वो स्कैरब उसकी जेब से गिर चुका है और अब वहाँ पर हैरो पहुँच चुका है उस स्कैरब को लेने के लिए, और जिस आदमी के हाथ में वो स्कैरब था वो उसे अच्छे कपड़े और खाने का वादा करके उससे वो ले लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। और अब वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब स्कैरब से उसे इंडिकेशन मिल चुका था इजिप्ट का। अब खोजू मार्क के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, उसे बताता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो स्कैरब हैरो आर्थर लेकर भाग चुका है और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके उनसे पहले इजिप्ट पहुंचकर वहां होने वाले हादसों को रोकना होगा, नहीं तो इस दुनिया पर इतना बड़ा कहर आएगा जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इजिप्ट के अंदर और एक यला हबीबी सॉन्ग के बेहतरीन नज़ारे को दिखाने के साथ साथ ये सेकंड एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको एपिसोड फर्स्ट एंड एपिसोड सेकंड दोनों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।